तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज रिएक्टेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4. द इवॉल्व्ड गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH pellets. वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी. मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा स्टेचोमेट्रिक है, ध्यान देना अपने को. अपन से बताया गया कि जो COH है और जो ऑक्सैलिक एसिड है, इस दोनों का रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है और इसका भी रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. कहता है जो गैसियस मिक्सचर मिलता है उसको KOH पैलेट से पास कराया जाता है ना. तो ध्यान देना है, जो इसका प्रोडक्ट होता है वो CO गैस प्लस H2O और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो CO गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O. हमें सारे कैलकुलेशंस जो करने हैं वो करने हैं STP पे. देयरफॉर जो वाटर होगा वो STP पे क्या होगा, लिक्विड, है ना. अब ध्यान देना है, ये हमारे पास 2.3 ग्राम है तो 2.3/46 ये हो जाएगा 1/20 मोल और यह हमारे पास कितना है 4.5 ग्राम. तो 4.5/90 ये भी हो जाएगा 1/20 मोल. ध्यान लगाइए थोड़ा सा, इसके एक मोल से ये एक मोल बन रहा है, मतलब ये भी 1/20 मोल बनेगा और ये भी 1/20 मोल बनेगा और ये वो 1/20 मोल बनेगा. मैं केवल गैसेस प्रोडक्ट की बातें कर रहा हूँ. अब ये सब कुछ को अगर हम लोग KOH पैलेट से पास कराते हैं, है ना, KOH पैलेट से पास कराते हैं, तो जो KOH का पैलेट होगा ना ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है. मतलब अपने पास बचेगा इसके बाद पास होने के बाद केवल CO 1/20 प्लस 1/20 मोल, दैट इज 1/10 मोल. और इसी का मास अपन से पूछा है, तो मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास 0.1 इंटू 28 2.8 ग्राम. आंसर विल बी फर्स्ट. द मेटल आयन इन कॉलम फर्स्ट with spin magnetic moment of the ions given in column second and assign the correct code. कॉलम फर्स्ट में आपको मेटल का आयन दिया हुआ है, कॉलम 2 में उसके मैग्नेटिक मोमेंट दिए हुए हैं, राइट. मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना होता है, वहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, राइट. तो अपन देखें CO3 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, आर्गन 3d6, Cr3 प्लस का आर्गन 3d3, Fe3 प्लस का आर्गन 3d5, Ni2 प्लस का आर्गन 3d8. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके लिख दिए 4 3 5 2. देन हमने फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन. तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेटॉन CO3 प्लस के लिए, मतलब CO3 प्लस के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 24, तो फोर्थ. देखिए दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड में. नेक्स्ट आते हैं Cr3 प्लस के लिए रूट 15, Cr3 प्लस के लिए रूट 15 फिफ्थ, Cr3 प्लस के लिए फिफ्थ. आपका आंसर आ गया थर्ड. करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट if first order reaction can catalyze, the second order reaction cannot catalyze. The half life of first order reaction does not depends on anode. The half life, correct difference पूछ रहा है, the half life of first order reaction does not depends on anode. The half life of second order reaction does depends. ये करेक्ट डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा. कैटेलाइज तो आप किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं, है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया. उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन में कहा था द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, गलत हो गया. सभी ऑर्डर, जीरो ऑर्डर छोड़ के सारे जितने भी ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं सबके रेट उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं. इस तरीके से थर्ड और फोर्थ दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट सेकेंड. आया था द करेक्ट order of nitrogen compound and its decreasing order of oxidation state is. Okay, the correct order of nitrogen compounds and its decreasing order of oxidation state is. सिंपल, आप क्या कीजिए, सारे में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, किसी एक ऑप्शन में आपको पता पड़ जाएगा. जैसे आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, है ना. वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये याद होता है +5 होगा, है ना. निकालने का तरीका आप सबको पता होगा. नाइट्रोजन को हम मान लेंगे +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0. अगर हम सॉल्व करते हैं +5,
अब हम NH4Cl में जाते हैं अगर निकालने के लिए, तो उसी तरीके से इसको मानेंगे x प्लस 4 माइनस 1, x प्लस 4 माइनस 1, x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3। तो नाइट्रोजन का आ गया यहाँ पे माइनस 3। NO में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -2 लेगा, नाइट्रोजन को देगा +2, N2 में होगा 0। ध्यान दीजिएगा, अपने को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले लाएगा, +5 देन +2, +5 देन +2, +5 देन +2 देन 0, क्लियर कीजिए। HNO3 +2 में आएगा NO, देन N2 0, देन दिस आंसर विल बी 3rd। One of the following elements is unable to form MF6 3- ion, MF6 3- ion। ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है वह अपने वैलेंसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, राइट। देयरफॉर आंसर विल बी बोरॉन, सिंपल। कंसीडरिंग एलिंगम डायग्राम, Which of the following metal can be used to reduce alumina? एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा मेटल अपन यूज करते हैं। इसका भी आसान सा कंसेप्ट है, जो मेटल एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा मतलब एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद के साथ जुड़वा लेगा, एल्यूमिनियम को रिड्यूस करके एल्यूमिनियम बाहर कर देगा। देयरफॉर आंसर विल बी मैग्नीशियम। क्वेश्चन है आपका, Which of the given statement is not true for halogen? हैलोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आइए एक एक स्टेटमेंट देखते हैं अपन। पहला स्टेटमेंट, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हुआ कि सभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर। नेक्स्ट है, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स। नेक्स्ट है, क्लोरीन हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एकदम करेक्ट है। मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड भी सब बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हर कोई रिड्यूस हो सकता है, हर कोई इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, देयरफॉर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। बचता है फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, एक कंपाउंड होता है फ्लोरीन का, HOF, फ्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको। ध्यान दीजिएगा, एक कंपाउंड होता है फ्लोरीन का HOF, आप इसका नाम लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये एज इट इज पूछ सकता है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिक एसिड। इसमें फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होते हैं, मतलब फ्लोरीन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द ग्रुप 13 एलिमेंट इज, है ना, ग्रुप 13 के एलिमेंट का करेक्ट एटॉमिक रेडियाई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन बनता है वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ग्रुप 13 के लिए ही बनता भी है ना, क्योंकि इसमें जो कंट्रैक्शंस होते हैं उसके कारण जो अपन रेगुलर ऑर्डर जानते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे कम्प्लीटली अलग होता है। इसलिए मैं जब भी क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो बच्चों से बोलता हूँ कि ग्रुप 13 के जो ऑर्डर होते हैं उसको आप बार बार देख कर जाएँ, और यह क्वेश्चन किसी भी साल एग्जाम में आ सकता है फिर से। तो इस समय आप देखिए ध्यान से, अगर आप एनसीईआरटी में जाइएगा और इनके रेडियस का जो वैल्यूज है उसको आप देखिएगा तो आपको एग्जैक्ट रेडियस का पता चलेगा, रीजन वहाँ भी होगा कंट्रैक्शंस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बोरोन से एल्यूमिनियम तक तो रेडियस बढ़ता जरूर है, लेकिन एल्यूमिनियम की रेडियस गैलियम से भी बड़ी होती है, क्योंकि कंट्रैक्शन गैलियम में ज़्यादा वर्क करता है। तो बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम, ये इसका ऑर्डर होता है। और ये एनोमेलस होते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एनोमेलस ऑर्डर होते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ClF3, एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ ये मॉलिक्यूल है। इन द ClF3 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन इज, बना लीजिए, क्लोरीन को 3 फ्लोरीन लगा दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके खत्म हो गए। इसके होते कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, बच गए कितने? 4 से कितना पेयर बनेगा? 2, आंसर विल बी 2। देखिए सेकंड ऑप्शन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन से ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक है? BaO, BeO, MgO, CO। आप सबको पता होगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मतलब इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ध्यान से देखेंगे आप,
BeO, MgO, CaO, BaO, ये हो गया आपका मोस्ट बेसिक। तो ये होगा लिस्ट बेसिक, और जो लिस्ट बेसिक होगा वही होगा मोस्ट एसिडिक। देयरफॉर आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू देयर। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल के कारण। फर्स्ट ऑप्शन का आता है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड का आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, थर्ड का आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन का आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर आप। सबसे पहली बात है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वेन डर वाल फोर्स, वेन डर वाल होने के कारण यह ऑप्शन गलत है। बाकी इसकी एक्सटेंसिव एसोसिएशन होती है बाकियों से ज़्यादा, लेकिन वह होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। देयरफॉर आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। कौन से ऐसे आयंस हैं जो पैरामैग्नेटिज्म भी दिखाते हैं, डी ट्रांजिशन भी दिखाते हैं। सिंपल सा कहानी है, डी ट्रांजिशन दिखाने के लिए डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसको अगर हम चेक करें तो ये +7 में है D0 होता है, ये +6 में है D0 होता है, ये +6 में है D0 होता है, ये +6 में है, तो इसके पास D1 होगा, इसके पास D1 होगा। और अगर इसके पास D1 होगा तो निश्चित रूप से, ठीक है, अगर इसके पास D1 होगा तो निश्चित रूप से डी ट्रांजिशन तो केवल यही दिखा सकता है ना। तो और यह पैरामैग्नेटिक भी होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड होते हैं। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज ट्राई न्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर। सिंपल सा कहानी है, इसमें एक न्यूक्लियस होते हैं मोनोन्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En2 इज। कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा कहानी है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है यह CA2AB2 टाइप का कंपाउंड है, सीधा NCERT का स्टेटमेंट मिलेगा आपको, और यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यह ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा दिस। आयोनाइजेशन दिखाने के लिए आयोनाइजेशन जोन में कुछ ना कुछ होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन जोन में डाइन्यूक्लियर होने चाहिए, लिंकेज दिखाने के लिए उसके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसा कुछ होना चाहिए। तो इस तीन में से कोई नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट आते हैं द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4। सबसे पहली बात है NiCO4 की जो ज्योमेट्री होती है वो हम बता सकते हैं MOT से, है ना। VBT तो इस पर लगाना ही नहीं है अपने को, इसलिए अपन इसका सीधे आंसर याद रख सकते हैं, यह एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। चूंकि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जिसके कारण यह डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मतलब मैग्नेटिज्म में वही फंडे रखेंगे, वहाँ भी MOT जवाब दे देता है करेक्ट, बट स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल भी अपन इसमें VBT लगा ही नहीं सकते हैं, नहीं तो वहाँ से ये स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। बट एग्जैक्ट आंसर इज टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक, देयरफॉर आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन है फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। दिया हुआ है, कहता है pH ऑफ विच ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। सिंपल कहानी समझिए, जहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन 0.1 आ जाएगा, जहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन 0.1 आएगा वहीं पे pH हो जाएगा 1। तो सिंपल कहानी ये है कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर अगर आप इसका यहाँ पर देखते हैं H+, तो 60 × 1/10 6 हो गया, 40 × 1/10 4 हो गया, बचा 2। कितना बचा? 2 बचा मिलीमोल, और 2/100 0.02 यहाँ से कभी नहीं आ सकता है। मतलब आपको इन दोनों के रिएक्शन को भी ध्यान में रखने हैं। उसी तरीके से अगर मान लो हम थर्ड ऑप्शन पे आए तो 75 × 1/5 15 हो जाएगा, 25 × 1/5 5 हो जाएगा, बचेगा 10 मिलीमोल अपॉन 100 0.1 आएगा HCl। इसका मतलब वहाँ H+ भी 0.1 होगा और यहीं पर pH आएगा 1। देयरफॉर आंसर विल बी C। देयरफॉर आंसर विल बी C फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेशन पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। कोगुलेशन पावर किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अब आ रहा है कि कोगुलेशन पावर किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से भी देखा जाता है, लेकिन हर एक आयन हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन में जाकर कोगुलेशन नहीं करा सकता है, इसलिए उसका साइन भी इंपॉर्टेंट होता है और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट है गिवन वैन डेर वाल कांस्टेंट A for NH3, H2O2 and CO2 are respectively 4.17, 0.244, 1.36 and 3.59. Which one of them following gases is most easily liquefied? सिंपल सी कहानी है, जिसकी A मैक्सिमम होगी, जिसकी A मैक्सिमम होगी उसके क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगी और वो इजीली लिक्विफाइड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा A है किसका, अमोनिया का, इसलिए अमोनिया मोस्ट इजीली लिक्विफाइड होगा और आंसर आ जाएगा थर्ड। The solubility of BaSO4 in water is 2.42 into 10 to the power minus 3 at 298 Kelvin. The value of its solubility product KSP will be, है ना, ध्यान दीजिएगा। अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 32 नंबर। BaSO4 है जो ब्रेक डाउन होता है Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। इसकी सॉल्युबिलिटी बता दी गई है अपने को 2.42 10 to the power minus 3 ग्राम पर लीटर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको ले आते हैं 2.42 इंटू 10 to the power minus 3 अपॉन 233 मोलर मास गिवन है इसका। देखो तो यहाँ से ये आ जाएगा मोल पर लीटर में। अब इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ऐसे मान लो तो ये 1 माइनस एस, ये एस, तो यही इसका भी कंसंट्रेशन हो जाएगा और यही इसका भी कंसंट्रेशन होगा। यहाँ से हमें निकालना है KSP इक्वल टू Ba2 प्लस कंसंट्रेशन SO4 2 माइनस कंसंट्रेशन, यहाँ से आ जाएगा 2.42 10 to the power minus 3 233 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा 1.08 इंटू 10 to the power minus 8 minus 10, है ना। आप यहाँ से इसको ला सकते हैं मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो ध्यान दीजिएगा, अपने को क्या करना है, सभी केस में वाटर का नंबर ऑफ मोल ला देना है, जिसमें मैक्सिमम मोल होंगे उसी में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट में 0.00224 लीटर वाटर वेपर एट 1 atm दिस, तो दिस बिकम्स 0.00224 अपॉन 22.4 मोल। चेक कीजिए कितना होगा, इसका दशमलव हटा दीजिए 10 to the power 5 हो जाएगा, इसको 10 कर दीजिए, ये हटा दीजिए, दिस इज 10 to the power minus 4 मोल। नेक्स्ट है आपका 0.18 ग्राम, इसको 18 से डिवाइड कीजिए, ये 100 हो जाएगा, दिस इज 10 to the power minus 2 मोल। ये 18 ml वाटर है तो ये 18 ग्राम होगा, बाय 18 1 मोल। नेक्स्ट 10 to the power minus 3 मोल है, तो अब चेक करेंगे आपको आंसर मिलेगा 1 मोल इज अ मैक्सिमम। थर्ड, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द CH2 BH2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। सिंपल सा कहानी है इसमें, फजांस रूल का क्वेश्चन है। आयनिक करेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप, अगर कैटायन का चार्ज आप फिक्स कर दोगे तो उसका साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतने उसमें जो उसकी पोलराइजिंग पावर होती है वो कम होती जाती है ना। तो पोलराइजिंग पावर कम होने से कोवेलेंट करेक्टर घटेगा और आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, देयरफॉर आंसर इज BH2 CH2 BH2। फजांस रूल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यूज एज सोन इन द डायग्राम बिलो। तो देखो कुछ ना कुछ EMF बताए गए हैं सबके। कहता है देन द स्पीसीज अंडर गोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन सा स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा, ध्यान से समझिएगा।
कोई भी स्पीशीज अगर डिस्प्रपोर्शनेशन में जाता है तो आप उसके डिस्प्रपोर्शनेशन से रिलेटेड एक सेल बनाइए और उस सेल का ईएमएफ आना चाहिए पॉजिटिव। सपोज करते हैं हम HBRO लेते हैं, ठीक है, तो HBRO कन्वर्ट होता है BR2 में +1 से 0 रिडक्शन के थ्रू, और यही HBRO अगर मान लीजिए कन्वर्ट होता है BrO3 माइनस में, तो दिस इज 1.5 वोल्ट एंड दिस इज 1.595 वोल्ट, 1.595 वोल्ट। ओके, अब ध्यान देना है हमें निकालना है इससे एक सेल। तो E0 सेल में हम दोनों की RP लिख देते हैं। तो दोनों की RP सपोज कीजिए ये +5 है और ये कितना है, सॉरी ये +1 है, ये +5 है। तो RP लिखेंगे तो इसका भी अपोजिट लिखेंगे। इसके अपोजिट की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1.595 BrO3 माइनस से HBRO के लिए -1.5, दिस विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर HBRO डिस्प्रपोर्शनेट। ऐसे ही आप किसी के लिए भी चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि वह जो है, मान लीजिए जैसे आपने BrO3 माइनस के लिए चेक किया तो BrO3 माइनस के लिए एक रिडक्शन का और एक ऑक्सीडेशन का लिख के सेल बनाइए और उसका E0 सेल निकालिए तो आपको निगेटिव मिलेगा। देयरफॉर आंसर विल बी HBRO मतलब ऑप्शन 4। अब अपन बेटा नेक्स्ट में बात करते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन है और उसके बैलेंसिंग के करस्पॉन्डिंग हम लोगों से पूछा जा रहा है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो सिंपल आइडिया होता है इसमें बैलेंस करने का, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसको कि अपन बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। तो अपन इसको देखो बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान देना, एकदम आसान सा तरीका है बैलेंस करने का। आपको एक मेथड में क्लास में भी बताता रहता हूँ, इसकी टोपी उसके सर का मेथड लगाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस करने का जो आसान सा तरीका होगा, अपन सबसे पहले इस रिएक्शन को थोड़ा सा लिख लेंगे। रिएक्शन है MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2, ये रिएक्शन है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये +7 है, ये +2 है, तो इसका चेंज कितने का आ गया, 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे, वो इसके टोपी का लाएगी और इसके सिर पे आ जाएगी। इसका भी निकालेंगे आप, +3 से +4 में जा रहा है। चेंज एक एटम के लिए एक है, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, इसलिए इसके लिए चेंज 2 का आएगा, 2 इसको मिल जाएगा। अब आप इस साइड को देख कर इस साइड को दूसरे साइड को बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, कार्बन 10 है तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए और इसके हिसाब से अब आप चेक, ये हो गया आपका Mn बैलेंस, कार्बन बैलेंस। अब आ जाइए ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास, 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 20, कितना हो गया 28। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास 20, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास 20, और यहाँ पे हो गया 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20, 28 यहाँ पे है, 20 यहाँ पर है। यहाँ पर आपके पास अगर इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो 8 कम पड़ रहा है, आप कर दीजिए 8H2O। 8H2O करेंगे तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ 16 लगा दीजिए, मतलब Mn का कोएफिशिएंट 2, C2O4 का 5 एंड H प्लस का 16, 2 5 16, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर्स मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बातें हो रही है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन है या इक्विलिब्रियम का, और कब मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसी बातें हो रही है। तो बड़ा सिंपल सा कहानी है, समझिए कि रिएक्शन क्या है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन है। तो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, मतलब इसका फॉरवर्ड एक्सो हो गया, बैकवर्ड एंडो। टेम्परेचर का इंक्रीज हमेशा इसको ले जाएगा इंडो, मतलब बैकवर्ड, मतलब कम टेम्परेचर रहेगा तब ये फॉरवर्ड आएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, देयरफॉर लो टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर की बात हुई है, तो आप इसका डेल्टा एनजी निकाल कर देखिए, 1 - 1 + 1 -1 आएगा निगेटिव, मतलब यह प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ आएगा, मतलब फॉरवर्ड आएगा। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल
देन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप जैसा कि जानते होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो हाफ लाइफ होते हैं वो सी नोट के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप जैसे ही डबल करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को, हाफ लाइफ डबल। द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन करस्पॉन्ड टू। द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस, कहने का मतलब वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो स्मॉल ए होता है वो क्या बताता है। आसान सा क्वेश्चन समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बताता है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं बताता है। डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल भी नहीं बताता है। यह बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुछ स्पीसीज अपने को दिए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn+, Cn-, NO एंड Cn, विच वन ऑफ दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर का मैं एक आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। 1/2, 2/2, 6/6, 6/6, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी 2/2 कर लीजिए, सॉरी। ऐसा आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए, है ना। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप निकालेंगे। तो आपका ये आ गया Cn+ को सोचिए आप, 6 इलेक्ट्रॉन + 7 13 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया, कितना बचा 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो देखो कैसे आएगा। 1/2, 2/2 4 इलेक्ट्रॉन, 2/2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 4 12 0, 4 - 0/2, लास्ट लाइन का डिफरेंस बाई 2 कर दिया करो, फटाक से आ जाएगा 2। इसी तरीके से मान लीजिए हमें करना है Cn-, Cn+ हो गया ये, अब करना है Cn-। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 + 6 13, 7 + 6 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 14 है, इसको 6 कर दीजिए, 6 - 0/2 3 आ जाएगा इसके लिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे NO के लिए। 8 + 7 15, तो 6 1 6 1 6 - 1/2 कितना हो जाएगा 5/2 2.5। और आपका नेक्स्ट है Cn, तो 13 के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 5 यहाँ रख दीजिए, 5 - 0 2.5 उसका भी आ जाएगा, Cn का भी। तो देयरफॉर आंसर विल बी Cn-। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। मतलब इस तरह के एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें आपके पास जितने अब ये बने हुए कितने इलेक्ट्रॉन के 8 + 12 20 इलेक्ट्रॉन के लिए बने हुए हैं। सपोज कीजिए आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, बचा 5 यहाँ रख दीजिए। मतलब इस जगह पे आप 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये बता रहा है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे Cn- के मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट X to form an ionic compound if the ground state electronic configuration of X is 1s2 2s2 2p3। मतलब सिंपल, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, वैलेंसी 3 हो गई। मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बनाना है, क्या बनाएगा Mg3X। कि आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। अब हम 900 डिग्री से इट ट्रांसफॉर्म टू FCC स्ट्रक्चर। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ 900 डिग्री सी, कहता है assuming molar mass and atomic radii of iron remains constant with temperature। ओके, तो सिंपल सा कहानी है। FCC और BCC के हमें निकालने हैं डेंसिटी के रेशियो। रेडियस बदलते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से जो साइज ऑफ यूनिट सेल होगा, एज लेंथ का जो साइड होगा वो चेंज हो गया होगा। तो ध्यान दिया जाए, अगर हम लिखें फॉर BCC तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी और A की वैल्यू 4r/√3 हो जाएगी। और FCC के लिए आ जाए तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी और A की वैल्यू 4r/√2 हो जाएगी, जिसको हम लोग 2√2r भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम डेंसिटी निकालते हैं BCC के लिए तो ये हो जाता है 2 × मोलर मास अपॉन AQ। AQ की जगह आप रख सकते हैं 4r/√3, 4r/√3 होल क्यूब Na। एंड FCC की अगर हम निकालते तो 4 × मोलर मास 2√2r होल क्यूब इंटू Na। अब देखिए हमको दोनों की रेशियो चाहिए, तो BCC अपॉन FCC ये आ जाएगा M/N तो दोनों से आप हटा देंगे। सबसे पहले आपका रेशियो है 2/4r/√3 होल क्यूब इंटू
इसको ले आइए आप इनटू में, है ना। तो आप क्या लिख पाएंगे, यह ध्यान दीजिए, इनटू में लिख लीजिए। ये आ जाएगा 2√2r होल क्यूब, 2√2r होल क्यूब अपॉन 4, है ना। इस तरीके से आपके ये पूरे केस आएंगे। अब आप ध्यान देंगे, बेटा, तो ये आएगा ये हो जाएगा 2, है ना, और ये आ जाएगा उसके भी ऊपर, मतलब अपने को आएगा 3√3/4√2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। 2p3 देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिखना था पैरेलल स्पिन, बट इसने लिखा है एंटी पैरेलल स्पिन में। आंसर विल बी फर्स्ट। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ के देख लेंगे, आपको पता चलेगा। वैसे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है, आप आगे के एग्जाम के लिए भी अपने दिमाग में रख सकते हैं।